हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज की वीडियो में मी एआई मंगा हिंदी एक्सप्लेन करोगा। अगर यह वाली वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और लाइक एंड कमेंट भी करके जाना। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुआ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा कोई पत्थर नहीं है। ये बच्चा तो हमारे भरोसे का फायदा उठा गया होगा, ध्यान दिए बिना पौधा लगाया होगा। लिन फेई का चेहरा बेहद गंभीर था। शियाओजिल ने, तुम क्या सोचों में खोई हो? यहाँ इतने लोग हैं, सैकड़ों नजरें लुयान पर थीं। वह पत्थर कैसे बदल सकता था? तभी शियाओजिल ने फिर बोली, क्या किसी ने कभी सुनहरा जैड सोने जैसा जवाहर देखा है? सब एक दूसरे को देखने लगे। सबने सच में कभी देखा नहीं बताया। लिन फेई ने ठंडे अंदाज में नाक सिकोड़ते हुए कहा, न देखना ये मतलब नहीं कि वो नहीं है। सब लोग, ये वही अमर सम्राट का सोना है जिसका आप सबने जिक्र किया था। ऐसी जेड पत्थर हर कई दशकों में एक बार ही दिखती है। ये वाकई में बेहद कीमती और दरी खजाना है। फिर दूसरी मंजिल के एक और प्राइवेट कमरे से एक शर्ट पहने आदमी टोपी लगा हुआ बाहर निकला। सर, क्या आप ये जेड मुझे बेचने को तैयार होंगे? मैंने उस टोपी वाले आदमी की तरफ देखा। एक भौं उठाते हुए पूछा, बताइए आप क्या कीमत दे रहे हैं? सर, टोपी वाला आदमी अपनी टोपी और नीचे खींच ले गया। खैर, नीचे वाले लोग ये तो नहीं जानते थे कि मौजूद है। फिर उसने स्टाफ को जांच करने को कहा। तभी भीड़ में किसी ने कहा, मैंने सुना था कि 30 साल पहले यहाँ एक तरह का सुनहरा जेड आया था। इसे एम्परर इमॉर्टल गोल्ड कहते हैं। जियाओ शीन ने सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं था कि लू यांग इतने कीमती जेड को काट सकता है, खासकर इतनी छोटी काली चट्टान के अंदर इसे ढूंढना। तुम बदमाश, तुमने तो जरूर अंदर कुछ सोना रखा होगा जिससे सबको लगा ये एम्परर इमॉर्टल गोल्ड है। दूसरी मंजिल का बूढ़ा आदमी भावुक होकर बोला। लू यांग के सच में उस जड़े को बेच देने का डर था। शियाओजिल का चेहरा काला हो गया और वह लू यांग को घूरने लगा। तुमने किसी अभिनेता को रख लिया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, वो बोला। मैंने शियाओजिल को एक बेवकूफ की तरह घूरते हुए कहा, तेरे दिमाग में कुछ ठीक तो है। तुम ही तो मुझे दाव लगाने के लिए आए थे। मैं कैसे पहले से जान सकता था कि किसी को रखना पड़ेगा? ऊपर टोपी वाला आदमी शियाओजिल की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था और दाम बताता रहा। फिर मैंने बोला, 50 मिलियन लगाता हूं। क्या ख्याल है? भीड़ फिर से हैरान रह गई। यह तो बिल्कुल मुमकिन नहीं। इस पत्थर की कीमत 50 मिलियन है। वहीं शियाओइन का पत्थर अभी अभी 200,000 में बिका। मैंने अपनी आंखें घुमाईं। सामने वाला आदमी 2 बार दाम रख चुका था। मुझे बेवकूफ समझकर खेल रहा था। मैं उसे ये पत्थर क्यों बेचूं? माफ करना, मेरी जेड तुम्हारे लिए नहीं है। ये देखकर दूसरी मंजिल पर खड़ा बूढ़ा आदमी समझ गया कि लू यांग जेड की असली कीमत जानता है। शियाओ सिलिन ने नाक सिकोड़ी और फिर बेवकूफ की तरह बोला, कौन जानता है कि तुम और वो टोपियां वाले आदमी असल में एक्टिंग तो नहीं कर रहे। तुम कहते हो कि ये सम्राट है, अमर सोना, पर क्या तुम्हें इसमें कोई यकीन है? पिछले 30 सालों में ये कहीं दिखा ही नहीं। कौन जाने असली है या नकली? लिन फे ने भौहें तानी। शियाओइन, इतना क्यों बोल रही हो? क्या मैंने स्टाफ से इसे पहले ही चेक करने के लिए नहीं कहा था? इतनी जल्दी क्यों है? वैसे भी 30 साल पहले का सम्राट अमर सोना मेरे परिवार के घर से आया था। क्या मैं लू यांग के लिए सच छुपाऊंगा? लिन फेफे ने मुझे देखा, फिर जी तिंगली से धीरे से कहा, तुम्हारा भैया वाकई कमाल का है। उसी वक्त ऊपर वाली म्यानधारी आदमी ने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली। फिर जिसलिन के सिर में चक्कर सा आ गया, उसकी मुट्ठियां कस गईं। वो पूरी तन्मयता से लू यांग के हाथ में मौजूद सम्राट अमर सोने को ताक रहा था। तभी लिनफी के दादा भी खबर सुनकर मौके पर पहुंच गए। बुजुर्ग लीन ने भी भावुक होकर लू यांग के हाथ में सम्राट अमर सोने को देखा। 30 साल पुराना रहस्य, वह सोच भी नहीं सकता था कि आज फिर से इसे देखेगा। बेटा, क्या तू इस बूढ़े को कुछ देर के लिए ये जेड देखने देगा? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा और सम्राट अमर सोना बुजुर्ग लीन को दे दिया। बुजुर्ग लीन ने उसे देखा, पकड़े हुए पत्थर से जोर से छू गया। ये सच में सम्राट अमर सोना है। हो 30 साल हो गए। ये सम्राट अमर सोना आखिरकार हमारी हुआइया के पास आ गया है। मैंने भौहें तानी, उलझन में एल्डर लिन की तरफ देखा। यह क्या मतलब है सर? एल्डर लिन ने सम्राट अमर सोना पकड़कर गंभीरतापूर्वक विनती की, कृपया इसे विदेशी लोगों को बेचने का मत सोचना।
सम्राट अमर सोना दशकों में बस एक बार ही आता है। ये एक दुर्लभ विश्व खजाना है। इसे किसी संग्रहालय में सुरक्षित रखना चाहिए। मैंने एल्डर लिन की भावना समझ ली। सालों से किसने जाना कितने खजाने बाहर भेजे जा चुके हैं, अलग अलग तरीकों से। तो मैंने तुरंत बड़े लीन से कहा, चिंता मत करो, मैं इसे बाहर वालों को नहीं बेचूंगा। वहां मौजूद भीड़ ये बार देख रही थी कि सम्राट के अमर सोने का बोझ और भी भारी हो गया है। होश में आते ही मुझे याद आया कि शियाओजिल के साथ अभी भी एक शर्त बाकी है। मुड़कर देखा, शियाओ जिलिन चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने आराम से कहा, शियाओ, क्या तुझे हमारी वो शर्त अभी भी याद है? शियाओ शिलिन का शरीर एक पल के लिए ठहर गया। उसने अजीब सी तरह से अपना सिर पीछे घुमाकर एल्डर लीन और एल्डर सन की तरफ देखा। एल्डर सन हंस पड़ा। मैंने भी ये दाव दूसरी मंजिल पर ऊपर रहते हुए सुना था। तुम भागने का तो इरादा नहीं कर रहे हो, है ना? तुम्हारे दादा एक प्रतिष्ठित इंसान हैं। अगर तुम सच में ऐसा कर दोगे तो उनकी साख पूरी तरह खत्म हो जाएगी। शियाओएन ने दांत पीसे और ल्यूप यान की ओर ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रहा हो कि माफी मांगना तो दूर की बात है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद आता है कि किसी ने कहा था मुझे घर जाकर बच्चों की देखभाल करनी थी और दिमाग में कुछ दिक्कत होने का बहाना बना रही थी। बड़े बेटे ने ठंडी नजरों से नागवार निगलते हुए कहा, अगर हम कहें तुम्हारे दिमाग में दिक्कत है तो क्या हम सब यहाँ पागल नहीं हो जाएंगे? आखिरकार दूसरों के पास लुयांग जैसी समझदारी तो है ही नहीं। इस पर शियाओइंग बड़े लिन को बेवकूफ की तरह देखने लगी। मेरे दादा ने हाल ही में कहा था कि वे तुमसे चाय पीना चाहते हैं। इसके जवाब में बड़े लिन ने सीधे और सधे शब्दों में कहा, मेरे सामने ऐसी बेकार की बातें मत करो। जब तुम उससे हार गए हो तो तुम्हें अपनी हार कबूल करनी ही पड़ेगी। इससे स्थिति और भी जटिल हो गई। शियाओन इतने गुस्से में थे कि कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। लिनफी ने अपने होंठ ताने, याद करते हुए कि अभी थोड़ी देर पहले शियाओ शिलीन कितना आक्रामक था और उसने लुयांग और इन 9 खजानों का कितना अपमान किया था। इसलिए उसने बिना शिष्टाचार के कहा, अगर तुम्हें वाकई में गेम नहीं आती तो फिर मेरी लिन परिवार के पत्थर के जुआ हॉल में फिर कभी दिखावा मत करना। इस वक्त सभी की नजरें शियाओने पर टकी हुई थीं। भले ही शियाओने कोई हंगामा करना चाहता हो, लेकिन वह नहीं कर सकता था। फिर मैंने बोलना शुरू किया, जोश दिखाने की जरूरत नहीं, घुटने टेकना तो बदकिस्मती लाता है। तुम मुझे बस दादा पूछना, बस इतना ही काफी होगा। हालांकि एक्साएओ ज़ाइलिन दिल से बिल्कुल भी राजी नहीं था, पर अब उसके पास कोई चारा नहीं था। तो उसने दांत भोंककर मजबूरन दादा कह दिया। इसके बाद वो बिना पीछे देखे ही मुड़कर चला गया। इस पर एल्डरलिन ने मुझसे तंज भरी मुस्कान के साथ टेढ़ी मेढ़ी नजरों से देखा। युवा, क्या तुम्हारा इरादा इस पत्थर को बेचने का है? क्यों न इसे मुझको बेच दो? एल्डरलिन ने अपने हाथ मसलते हुए कहा। उससे 30 साल पहले वह सम्राट के अमर सोने को बचा नहीं पाया था। उसे आज भी इसका अफसोस था, गहराई से, इसलिए आज वह इसे खरीदने की इतनी चाहत रखता था। दादा लिन, तुम यह मुझसे क्यों छीन रहे हो? मैंने तो यह पत्थर सबसे पहले देखा था। बड़े बेटे ने होठ सिकोड़ते हुए फिर सोचते हुए लिन फेफे की ओर देखा। क्या यह तुम्हारा दोस्त है? तुम उससे क्यों नहीं कहते कि वह हमारे लिए सम्राट के अमर सोने को बेच दे? लिन फेफे हैरान रह गई। दादा, ये सब क्या चल रहा है? ऐसी मुश्किल घड़ी में मुझे। फेफे ने लू यांग से बात की। लू यांग शायद मना कर ही नहीं पाएगा। इस पर मैंने अपने हाथ ईल्डर लिन को दिखाए। ईल्डर लिन, भैया साहब, भले ही ये इंपेरर इमॉर्टल गोल्ड बहुत कीमती है, मैं इसे बेचने का मन नहीं बना रहा। असल में मैं इसे अपने पिता लू जेली को देना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरे पिता को कलेक्ट करना बहुत पसंद है, खासकर इस वजन वाला इंपेरर इमॉर्टल गोल्ड। इससे मेरे पिता की शान बढ़ जाएगी। ईल्डर बेटे ने ईल्डर लिन को देखा। ठीक है, अब इसमें से कोई भी इसे नहीं पा सकता। लेकिन ईल्डर बेटा, फिर भी कीमत बताओ तो सही। मैं 300 मिलियन देने को तैयार हूं, जवान आदमी। मुझे बेच दे। एल्डर लिन की आंखें चौड़ी हो गईं। वो असल में वही कीमत देने वाले थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बड़ा बेटा उनसे पहले ही बोल देगा। मैंने दोनों बुजुर्गों को फिर से झुककर प्रणाम किया। आपकी मंशा समझ गया। आप दोनों निश्चिंत रहिए। मेरे पिता को इन चीजों का शौक है। उन्होंने पहले कई पत्थर खरीदे, लेकिन हर बार नुकसान हुआ। इसलिए वे चाहते थे कि मैं कोई अच्छा पत्थर उन्हें दूं। मैं ये पत्थर अपने पिता को देना चाहता हूं। एल्डर लिन सांस की लंबी सांस लेकर राहत महसूस की, लेकिन फिर चिंता से पूछा, तुम्हारे पिता कौन हैं? लिनीफे, जो पास ही खड़ी थी, ने यह बात बुजुर्ग लिन को धीरे से बताई। जब बुजुर्ग लिन को पता चला कि वह लूजी है तो उसने राहत की सांस ली। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें फिर से चमक उठीं। आह, सही कहा। मेरी पोती तुम्हारी उम्र की ही होगी। जब तुम्हारे पास समय हो तो उसे तुम्हें ज्यादा वॉक पर ले जाना।
कैसा रहेगा? बुजुर्ग लिन शायद लू यांग जैसे युवा प्रतिभा को अपने साथ जोड़ना चाहता था। लिनीफे ने उसके पास सूक्ष्म हंसी दी, उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। क्या चाल है ये? दादा अभी खेल रहे हो? ये तो सीधी सीधी मुझे शादी के लिए जोड़ रहे हो ना? मैं अपने पास रखे 9 खजानों को देखकर धीरे से बोला, मैं तो अक्सर अपनी 9 भतीजियों के साथ ही रहना पड़ता है। पास मेजी टिंगलेट की आंखें बड़े हो गईं और वो घबराकर बोली, छोटे भाई नुना इन 9 भतीजियों की देखभाल कर सकता है। दिंगली परिवार की उम्मीदें भूल नहीं रहा था। सम्राट की अमर सोना खोज लेना एक अनचाहा खुशखबरी थी, लेकिन मुख्य काम को नहीं भुलाया जा सकता था। 30 करोड़ उनके परिवार के। मुझसे देखते हुए बोला, मेरे कुछ काम हैं, लेकिन अगर तुम फ्री हो तो कभी मेरे एस्टेट आना। मेरा काम ज्यादातर बेहतरीन कच्चे रत्नों का आयात करना है। सुनो तो सही, उसकी बात करने का अंदाज साफ दिखता है कि वो लू यांग को भी पत्थरों पर जुआ खेलने के लिए बुलाना चाहता है, बस बहाना ये कि अपनी पोती से मिलवाएं। मैंने विनम्रता से सिर हिलाया। अब से मैं इस इंडस्ट्री में हूं, इसलिए कुछ जरूरी लोगों से कनेक्शन बनाना जरूरी है। पास खड़ा शी तिंगली ने देखा कि मेरा संबंध लीन फे के साथ दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा है, तो वो तुरंत बहाना बना के चली गई। आज माँ अजीब क्यों बर्ताव कर रही है? दांडियन ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, उसकी आंखों में सोच का भाव था। हाँ, ऐसा लग रहा है कि वह सच में उस खूबसूरत बहन को हम सब के साथ यहाँ ही रखना चाहता है। टोंगतांग ने लीन फे की तरफ देखते हुए कहा। इस वक्त लीन फे चाहती थी कि अपने और उन 9 बच्चों के बीच की दूरी घटे, इसलिए उसने पहले बात शुरू की। मेरे प्यारे बच्चों, किस किस पत्थर को आप उठाना चाहोगे? मैं कुछ पत्थरों के बारे में बता सकती हूँ। मैंने अपनी 9 भानों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग पहले कुछ चुन लो, फिर अंकल तुम्हारी मदद करेंगे सबसे बढ़िया वाला चुनने में। 9 बच्चों ने हंसते हुए फिर लू यांग की नकल करनी शुरू कर दी, अपनी आंखें नीचे की खराब कच्ची पत्थरों पर टिकाए। मैं अंदर के ओर नजर दौड़ा रहा था। खुद मेरे द्वारा चुने गए एक के अलावा और कोई अच्छा पत्थर बचा नहीं था, इसलिए मैंने बच्चों को याद दिलाया कि वे स्पेशल ग्रेड वाले कमरे में जाकर चुने। 9 बच्चे खुशी खुशी स्पेशल ग्रेड वाले कमरे की ओर दौड़ पड़े। कमरे में मेरे बगल में लिनफेस की आंखें मुस्कुराते हुए चमक रही थीं। क्या तुम हर दिन अपनी 9 भतीजियों के साथ होते हो? हाँ, उनके साथ वक्त बिताना मुझे बहुत खुश करता है। दिल में मैंने सोचा, सबसे जरूरी बात यह है कि सिस्टम अभी भी मुझे इनाम दे रहा है। जब से मैंने उन 9 का ध्यान रखना शुरू किया है, सिस्टम ने मुझे कई अरब का इनाम दे दिया है। तभी टांग टांग ने ये नजारा देखा। अरे लड़कियों, देखो, अंकल उस सुंदर लड़की से बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है अंकल को वो सुंदर लड़की पसंद है? क्या उसे उसके लिए कोई फीलिंग्स हैं? यूयू भी खुशी खुशी बोल पड़ी। अच्छी लग रही हैं वो सुंदर बहन और अंकल साथ में। वो कितनी खूबसूरत है, उन्हें देखना बड़ा ही सुकून देने वाला है। फिर 9 बच्चों ने चर्चा शुरू कर दी। अब से हमें रोज यहाँ आना चाहिए पत्थर चुनने। अगर हम भी अंकल की तरह कोई कीमती पत्थर पकड़ पाए तो सब लोग हमें जरूर तारीफ करेंगे। फिर सबके चेहरे पर बड़ी गंभीरता आ गई। आसपास के लोग भी बातें कर रहे थे। देखते हैं असली। जो पत्थर उन्होंने चुने थे वो बेकार निकले, और अगर वे इसके लिए रोएंगे तो क्या होगा? क्या आप सब नहीं मानते कि ये वाकई में एक बेहद खूबसूरत नजारा है? क्या किसी ने इससे पहले ऐसा देखा है? एक चाचा जो 9 भतीजियों के साथ सड़क पर जा रहे हैं, वे जरूर बातें कर रहे होंगे कि उनके चाचा कितने टैलेंटेड हैं। सच में मुझे उन बच्चों से खूब जलन होती है। सबकी बातें सुनकर लीन फे ने लू यांग के लिए अपने दिल में बहुत ज्यादा पॉइंट्स दे दिए। अगर मैं वाकई में लू यांग के साथ रहूं और भविष्य में हमारे बच्चे हों, तो क्या लू यांग हमारे बच्चों का इतना अच्छे से कैसे ख्याल रखते हैं? जैसे ही ये ख्याल लीन फेई के दिमाग में आया, उसने जोर से अपनी सिर हिला दी। मैं कैसे ऐसे शर्मनाक ख्याल रख सकती हूँ? उस वक्त टंग टंग दौड़ती हुई आई। अंकल, मैंने अपना चुनकर पूरा कर लिया। फिर उसने लीन फेई को देखा। आंटी, आपको मेरे चुने हुए कैसे लगे? लीन फेई थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और खुशी से बच्चे से पूछा, तुमने मुझे अभी क्या कहा? आंटी, मुझे लगता है आपको मेरा अंकल सच में पसंद है, और मेरा चाचा भी तुम्हें नापसंद नहीं करते लगते। तो तुम दोनों एकदम परफेक्ट मैच हो। टैंग टोंग मस्त हंस पड़ा। मैंने झट से लिन फीफे पर नजर डाली और उसका शर्माने वाला चेहरा देखकर अचानक एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम उनकी आंटी बनो तो बढ़िया रहेगा। क्या ख्याल है?
लिनफी ने पाव जोर से जमीन पर ताना। कौन अपनी आंटी बनना चाहेगा? जैसे ही उसने ये कहा, लिनफी तुरंत पछताने लगी, डर के कि लू यांग सच मान न ले। लेकिन मैं तो सच में मान गया, इसलिए मैं